नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर वार्ता हुई। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र के साथ साथ जल संसाधन, रेल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र से जुड़े 7 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत मंगोलिया के साथ बहुआयामी सामरिक साझेदारी बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, आपसी हित को अधिक महत्व देने के साथ भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध और अधिक प्रगाढ़ हुए हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत के क्रांतिकारी आर्थिक सुधारों से व्यापारिक सीमाओं का विस्तार हुआ। केंद्र ने राष्ट्रीय सहकारी नीति का मसौदा तैयार करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्तर की समिति के गठन की घोषणा की। प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली आबकारी नीति मामले में देश के विभिन्न जगहों पर छापेमारी कर रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा, बेंगलुरु पिछले 90 वर्षों की भयावह प्राकृतिक आपदाओं में से एक का सामना कर रहा है। स्थानीय निकाय सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए 24 घंटे काम में जुटे। सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट आज शाम नई दिल्ली में शुरू होगा और एशिया कप 2020 क्रिकेट के सुपर 4 में आज शाम दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारत का मुकाबला श्रीलंका से। दोपहर समाचार में मनोज के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आज नई दिल्ली में भारत बांग्लादेश साझेदारी की समीक्षा की और संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं के नेतृत्व में भारत बांग्लादेश प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच जल संसाधन, रेल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 7 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इनमें प्रसार भारती और बांग्लादेश टेलीविजन के बीच प्रसारण क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर हुआ समझौता भी शामिल है। बैठक में दोनों देशों के बीच संपर्क, ऊर्जा, जल संसाधन, व्यापार और निवेश, सीमा प्रबंधन तथा सुरक्षा, विकास साझेदारी और क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वार्ता के बाद मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का संयुक्त रूप से अनावरण किया। परियोजना का निर्माण भारत की रियायती वित्त पोषण योजना के तहत किया जा रहा है। ये बांग्लादेश की राष्ट्रीय ग्रिड में 1320 मेगावाट जोड़ देगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कुशियारा नदी जल बंटवारे पर एक महत्वपूर्ण समझौता होने की घोषणा की। इससे भारत के दक्षिणी असम और बांग्लादेश के सिलहट क्षेत्र में लाभ होगा। इससे भारत में दक्षिण असम और बांग्लादेश में सिलहट क्षेत्र को लाभ होगा। फ्लड मिटिगेशन के संबंध में सहयोग बढ़ाने पर भी मेरी और प्रधानमंत्री शेख हसीना जी की उपयोगी बातचीत हुई है। भारत बांग्लादेश के साथ रियल टाइम आधार पर बाढ़ संबंधित डेटा साझा करता रहा है और हमने डेटा शेयरिंग की अवधि को भी बढ़ाया है। श्री मोदी ने कहा कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के साथ वार्ता में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया कि बांग्लादेश विकास के क्षेत्र और व्यापार में भारत का सबसे बड़ा साझेदार है। श्री मोदी ने कहा कि भारत और बांग्लादेश ने सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है, जो युवा पीढ़ी के हित में है। हमने आईटी, अंतरिक्ष और न्यूक्लियर एनर्जी जैसे सेक्टर में भी सहयोग बढ़ाने का निश्चय किया, जो हमारी युवा पीढ़ियों के लिए रुचि रखती है। हम जलवायु परिवर्तन और सुंदरबन जैसी साझा धरोहर को संरक्षित रखने पर भी सहयोग जारी रखेंगे। ऊर्जा की बढ़ती कीमतें इस समय सभी विकासशील देशों के लिए चुनौती पेश कर रही है। आज मैत्री थर्मल पावर प्लांट की पहली यूनिट के अनावरण से बांग्लादेश में एफोर्डेबल बिजली की उपलब्धता बढ़ेगी।
श्रीमती हसीना भारत की 4 दिन की यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। आज सवेरे राष्ट्रपति भवन में उनका परंपरागत रूप से स्वागत किया गया। इससे पहले पत्रकारों से बातचीत में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत बांग्लादेश का विश्वसनीय मित्र रहा है। उन्होंने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भारत के योगदान को याद करते हुए कहा कि उनका उद्देश्य आर्थिक विकास और लोगों की मूलभूत जरूरतों को पूरा करना है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भेंट करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल श्रीमती शेख हसीना से मुलाकात की थी। श्रीमती हसीना ने आज सवेरे राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। भारत बांग्लादेश के बीच संबंधों पर हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। बांग्लादेश और भारत के बीच 4000 किलोमीटर से अधिक की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। भारत के 5 राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए हैं। 2015 में भूमि सीमा समझौते के ऐतिहासिक प्रोटोकॉल के तहत दोनों पक्षों के बीच भूमि सीमा को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया है। भारत में विदेशी पर्यटकों के आगमन में सबसे बड़ा हिस्सा बांग्लादेश का है। दक्षिण एशिया में बांग्लादेश अब भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और चौथा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य के रूप में उभरा है। वहीं पिछले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 9 अरब से बढ़कर 18 अरब डॉलर का हो गया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज मंगोलिया की राजधानी उलान बाटर में मंगोलिया के रक्षा मंत्री सैखन बयर गुरसेद के साथ बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत मंगोलिया रक्षा सहयोग को और आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। श्री सिंह ने मंगोलिया के राष्ट्रपति यू खुरेलसुख से भी मुलाकात की। ट्वीट संदेश में श्री सिंह ने कहा कि भारत मंगोलिया के साथ बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के लिए पूरी तरह से संकल्पबद्ध है। उन्होंने मंगोलिया की संसद के अध्यक्ष झंडान शतर के साथ भी बातचीत की। उन्होंने भारत और मंगोलिया की बौद्ध धर्म की साझा विरासत को बढ़ावा देने तथा उसके निरंतर समर्थन के लिए अध्यक्ष की सराहना की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ऑस्ट्रेलिया के आपसी संबंध लगातार प्रगाढ़ हो रहे हैं और ये नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। वर्चुअल माध्यम से भारत ऑस्ट्रेलिया लीडरशिप वार्ता को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि मजबूत नेतृत्व और खुले मन के विचारों के आदान प्रदान से आपसी सहयोग तथा समन्वय का लाभ मिलने लगा है। In ASEAN-led forums, Commonwealth, Indian Ocean Rim Association, etc. But stronger leadership and more open exchanges have brought out the mutual benefit of closer cooperation and coordination. Australia has been an early and vigorous supporter of India's Indo-Pacific Oceans Initiative. In fact, the big change has been the realization that a stronger bilateral relationship today. डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बढ़ते राजनीतिक विश्वास और मजबूत रक्षा सहयोग की वजह से ही ऑस्ट्रेलिया ने वर्ष 2020 में मालाबार युद्धाभ्यास में भाग लिया। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया भारत की हिंद प्रशांत महासागर पहल का शुरू से ही प्रबल समर्थक रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विश्व के सबसे आकर्षक निवेश स्थलों में एक बन गया है। उन्होंने कहा कि विश्व के प्रमुख देश भारत के साथ अपने संबंधों का विस्तार करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने भारत के साथ व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय समझौते करने की भी उत्सुकता दिखाई है। श्री गोयल ने अमेरिका में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के 6 प्रतिनिधि कार्यालयों का शुभारंभ करते हुए कहा कि भारत में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले आर्थिक सुधार किए गए हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था अगले 30 वर्ष में $30 खरब की अर्थव्यवस्था होगी। A very renewed enthusiasm in India to expand the frontiers of business, economic activity. I very often said that as growth rates in India are suggesting, we will be a $30 trillion economy in the next 30 years. श्री गोयल ने आज सैन फ्रांसिस्को में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने ट्वीट संदेश में अधिक न्याय संगत और समृद्ध विश्व बनाने के लिए भारत के प्रयासों तथा क्षमताओं पर गर्व व्यक्त किया। श्री गोयल 5 से 10 सितंबर तक अमेरिका की यात्रा पर हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था इस वर्ष विश्व की सबसे तेज गति से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था मानी जा रही है। श्री दास ने कहा कि जहां विश्व की अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को मंदी का सामना करना पड़ सकता है, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था में बढ़ता विदेशी निवेश और भारतीय शेयर बाजारों में विदेशी निवेशकों की बढ़ती खरीदारी के कारण मजबूती है।
श्री दास कल मुंबई में स्थायी आय मुद्रा बाजार और भारतीय डेरिवेटिव संघ के वार्षिक समारोह को संबोधित कर रहे थे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। 870-001-4242। हाँ। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं? ऑल इंडिया रेडियो के पेशकश अभ्यास है सिर्फ आपके लिए। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर आप हमें अपने ऑडियो सवाल भेजें, जिसका जवाब शनिवार रात 9:30 बजे एक्सपर्ट देंगे। इस बार का विषय है संस्कृत, तो संस्कृत विषय पर आपके प्रश्नों का हम करेंगे इंतजार सितंबर 7 तक। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र ने राष्ट्रीय सहकारिता नीति का मसौदा तैयार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की समिति के गठन की घोषणा की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में इस समिति में देश भर से 47 सदस्य होंगे। इसमें सहकारी क्षेत्र के विशेषज्ञ, राष्ट्रीय, राज्य और जिला सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि, सहकारी सचिव तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सहकारी संस्थाओं के रजिस्ट्रार शामिल होंगे। नई नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए बनाई जा रही है। हाल ही में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने घोषणा की थी कि राष्ट्रीय सहकारी नीति शीघ्र ही तैयार की जाएगी। इसमें प्राथमिक कृषि ऋण संस्था का समग्र दृष्टिकोण शामिल होगा। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सभी क्षेत्रों में बहुस्तरीय प्रयासों के जरिए कम कार्बन उत्सर्जन वाले उद्योग के लक्ष्य हासिल करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में ये बात कही। इस कार्यक्रम का विषय था नीति संवाद, भारत के राष्ट्रीय प्रतिबद्ध योगदान का लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्य स्तरीय सामरिक कार्रवाई। श्री यादव ने कहा कि कम कार्बन उत्सर्जन आधारित विकास की रणनीति प्रधानमंत्री की पंचामृत रणनीति के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि विश्व स्तर पर अक्षय ऊर्जा की संस्थापित क्षमता के मामले में भारत चौथे स्थान पर है। पिछले 7 वर्षों में अक्षय ऊर्जा का उपयोग 25% से अधिक बढ़ा है। महिला और बाल विकास मंत्रालय देश भर में 5वें राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर भारत के आयोडीन मैन के रूप में प्रसिद्ध पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर चंद्रकांत एस पांडव ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत की। उन्होंने भारत में कुपोषण से लड़ाई में मोटे अनाज के महत्व पर चर्चा की। श्री पांडव ने कहा कि मोटा अनाज भारत के पारंपरिक खानपान में शामिल रहा है और अब इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता भी मिल रही है, क्योंकि वर्ष 2023 अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। Millets have been traditional food item of Indians. Nutrition consists of jawar, bajri and nuts. And this particular crop does not require much water. It can be grown very easily. Number 3, the United Nations General Assembly 2013 is going to be the International Year of the Millet. 76 countries have supported. So it's become an international activity. डॉक्टर पांडव ने कुपोषण से लड़ाई में वियतनाम और ब्राजील का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि भारत उनके अनुभव से सीख सकता है। श्री पांडव ने कहा कि भारत को संसाधनों के उपयोग पर ध्यान देने की आवश्यकता है। Now we must understand the reason for behind any successful program, including health program, has got 4 important components. First is political will, second is scientific leadership, third is administrative infrastructure, and fourth is financial resources. But what is important, allocation of resources is sufficient, but we have to make sure that there is a utilization of resources.
शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंच प्रण पूरे करने में सहायता के लिए मुख्य पहल है। उन्होंने आज नई दिल्ली में शिक्षक पर्व 2022 के उद्घाटन के अवसर पर ये बात कही। शिक्षा राज्य मंत्री ने इस अवसर पर शिक्षा और कौशल विकास से संबंधित अनेक नई पहल का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार और डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह भी उपस्थित थे। देश में पिछले 5 महीनों में कैप्टिव और वाणिज्यिक कोयला खदानों से उत्पादन पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 58% बढ़ गया है। कैप्टिव खदानों से कोयले या खनिज का उत्पादन संबंधित खदान की मालिक कंपनी विशेष उद्देश्यों के लिए करती है। कोयला मंत्रालय के अनुसार इस वित्त वर्ष में अप्रैल से अगस्त के दौरान 4,39,30,000 टन कोयले का उत्पादन हुआ। इस समय देश में कैप्टिव और वाणिज्यिक दोनों तरह की 37 खदानों से कोयले का उत्पादन हो रहा है। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने आज नई दिल्ली के जैसलमेर हाउस में नागरिक सेवाओं के लिए नागरिक सेवा केंद्र नालसा का उद्घाटन किया। ये समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराएगा। न्यायमूर्ति ललित ने इस पहल के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और विधिक सेवा प्राधिकरणों के पदाधिकारियों को बधाई दी। प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली आबकारी नीति मामले के संबंध में छापेमारी कर रहा है। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली NCR के साथ साथ लखनऊ, चंडीगढ़, मुंबई, हैदराबाद और अन्य शहरों में छापे मारे जा रहे हैं। निदेशालय का यह प्रकरण इस संबंध में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI की प्राथमिकी पर आधारित है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित 15 आरोपियों के नाम CBI की प्राथमिकी में दर्ज हैं। प्राथमिकी में नई आबकारी नीति में प्रक्रियागत खामी और नियमों के उल्लंघन के आरोप लगाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी आबकारी नीति लागू करने में कथित गड़बड़ी के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार की आलोचना करती रही है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर वार्ता हुई। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र के साथ साथ जल संसाधन, रेल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र से जुड़े 7 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत मंगोलिया के साथ बहुआयामी सामरिक साझेदारी बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने कहा, आपसी हित को अधिक महत्व देने के साथ भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध और अधिक प्रगाढ़ हुए हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत के क्रांतिकारी आर्थिक सुधारों से व्यापारिक सीमाओं का विस्तार हुआ है। केंद्र ने राष्ट्रीय सहकारी नीति का मसौदा तैयार करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्तर की समिति के गठन की घोषणा की। प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली आबकारी नीति मामले में देश के विभिन्न जगहों पर छापेमारी कर रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा, बेंगलुरु पिछले 90 वर्षों की भयावह प्राकृतिक आपदाओं में से एक का सामना कर रहा है। स्थानीय निकाय सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए 24 घंटे काम में जुटे। खेलों में सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट आज शाम से नई दिल्ली में शुरू होगा और एशिया कप T20 क्रिकेट के सुपर 4 में आज शाम दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारत का मुकाबला श्रीलंका से। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई ने कहा है कि बेंगलुरु पिछले 90 वर्षों के बाद सबसे भीषण प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। बेंगलुरु में मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निगम और शहर के अन्य स्थानीय निकाय जनजीवन को सामान्य बनाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। सड़कों और आवासीय इलाकों से वर्षा का पानी निकालने के लिए पंप लगाए गए हैं। करीब 69 झीलों का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिसकी वजह से शहर का एक हिस्सा जलमग्न है। इस बीच बेंगलुरु के रिहायशी इलाकों में टैंकर के जरिए स्वच्छ जल की आपूर्ति की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा था कि बारिश से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों, पुलों, बिजली के खंभों, ट्रांसफार्मर और स्कूली भवनों की मरम्मत के लिए 600 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। लिज ट्रस आज ब्रिटेन के 56वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगी। वे श्री बोरिस जॉनसन का स्थान लेंगी।
श्री जॉनसन आज महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को त्यागपत्र सौंपेंगे। लिज ट्रस को पार्टी के सदस्यों ने कल ब्रिटेन की प्रधानमंत्री और कंजर्वेटिव पार्टी की नेता चुना। सुश्री लिज ने अपने प्रतिद्वंदी ऋषि सुनक को 57% मतों से हराया। वे टेरेजा मे और मार्गरेट थैचर के बाद ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सुश्री लिज ट्रस को बधाई दी है। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सुश्री लिज के नेतृत्व में भारत तथा ब्रिटेन के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत ब्रिटेन सहयोग को उच्च स्तर तक बढ़ाने की लिज ट्रस की प्रतिबद्धता सर्वविदित है। सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता आज से शुरू हो रही है। 61वें टूर्नामेंट के मुकाबले राजधानी दिल्ली के 4 स्थानों डॉक्टर BR आम्बेडकर स्टेडियम, तेजस फुटबॉल ग्राउंड, सुब्रतो पार्क और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेले जाएंगे। ये प्रतियोगिता अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगी। पहला मैच आज शाम 4 बजे एनसीसी और चंडीगढ़ की टीमों के बीच होगा। एशिया कप 2020 क्रिकेट के सुपर 4 में आज भारत का सामना श्रीलंका से होगा। यह मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। आकाशवाणी से मैच का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जाएगा। सुरेश रैना ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। ट्विटर पर सुरेश रैना ने कहा कि देश और उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करना उनके लिए बहुत सम्मान की बात रहा है। उन्होंने पूर्ण सहयोग के लिए बीसीसीआई और प्रशंसकों का आभार व्यक्त किया। अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में निक किर्गियोस का सामना केरन खाजनोव से होगा। महिला सिंगल्स में ओन्स जबेवर का सामना अजला टोमलजानोविक से होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। मुट्ठी भर अंग्रेज और हमारे विशाल देश पर राज करने का स्वप्न देख रहे हैं, पर हम इनके स्वप्न को चकनाचूर कर देंगे। निकल पड़े स्वाधीनता के पथ वाले, स्वतंत्रता संग्राम की सुनी अनसुनी कहानियों के साथ स्वराज हर रविवार रात 9 बजे DD नेशनल पर। ये आकाशवाणी है। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी देश की स्वाधीनता के बाद पिछले 75 वर्षों से लोगों तक सूचना और समाचार पहुंचा रहा है। आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की यात्रा के बारे में जानकारी देता है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी समाचार डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ की आज की कड़ी में हम आपके लिए आकाशवाणी समाचार के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। आकाशवाणी समाचार पर श्रोताओं का बना हुआ भरोसा और भी मजबूत हो गया है। इसका श्रेय आकाशवाणी समाचार के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की मजबूत उपस्थिति को जाता है। आकाशवाणी पारंपरिक माध्यमों के साथ साथ ट्विटर, यूट्यूब, ऐप, वेबसाइट, फेसबुक, इंस्टाग्राम और कू जैसे विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म पर समाचारों की नवीनतम जानकारी प्रदान कर रहा है, जिससे ये भरोसेमंद समाचार प्राप्त करने का सर्वव्यापी माध्यम बन गया है। टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह NTAGI के अध्यक्ष डॉक्टर NK अरोड़ा ने कहा है कि आकाशवाणी के सोशल मीडिया हैंडल ने उन लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए मंच दिया है जो इसे कोविड-19 महामारी के प्रकोप के दौरान प्राप्त करना चाहते थे। During last 2.5 years, India has faced the onslaught of COVID pandemic. Print and electronic media played a very important role. Social mobilization was done in a preemptive and proactive manner. Awareness was created and people were given the information in a transparent manner. All India Radio used social media channels like Twitter, Facebook and other platforms to effectively spread the messages, whether it is regarding the awareness, whether about corona appropriate behavior or accepting the vaccination program.
it has played a huge role in getting India today what it is today. हाल ही में ट्विटर पर 3 मिलियन फॉलोअर्स की संख्या पार कर आकाशवाणी समाचार नेटवर्क के डिजिटल प्लेटफॉर्म ने अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक सिंह ने कहा है कि आकाशवाणी के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। So many people across the country depend on All India Radio for getting their daily dose of news, daily dose of updates, daily dose of insights in all sectors of economy, all the new happenings, not only in India but abroad. So this fact that All India Radio has reached this milestone of 3 million is no surprise. I am hopeful and I am confident that All India Radio will continue to provide news and updates to all people across the world through its radio network as also its social media channels. आकाशवाणी ने नवंबर 2021 में एक नया कार्यक्रम AIR नेक्स्ट शुरू किया था। इस कार्यक्रम में युवाओं को आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में अपनी आवाज आकाशवाणी पर प्रसारित करने के लिए एक मंच प्रदान किया गया। इस तरह के कार्यक्रमों का उद्देश्य युवाओं को आजादी के बाद देश की उपलब्धियों के बारे में बोलने के लिए प्रोत्साहित करना है। आकाशवाणी के फॉलोअर्स ने कहा कि इसके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अब उनके दैनिक जीवन का हिस्सा बन गए हैं। Hello everyone, myself Parisha Giria, an 11th grader from North Lakhimpur, Assam. Listening news on All India Radio is a tradition followed across generations. All India Radio's foray into social media space has been proved to be a boon for the younger generation, including me. It has become my one-stop destination to get truthful, accurate and impartial news. Staying updated about current affairs make me feel empowered and also helps in my studies. I thank All India Radio for their reliable services. 3 वर्ष की छोटी अवधि में न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर्स की संख्या 4.5 लाख तक पहुंचना सभी प्लेटफॉर्म पर आकाशवाणी समाचार की प्रासंगिकता को प्रदर्शित करता है। एक और उपलब्धि के अंतर्गत फेसबुक पर आकाशवाणी समाचार के सब्सक्राइबर्स की संख्या 3.4 मिलियन को पार कर गई है। फेसबुक पर आकाशवाणी समाचार के सब्सक्राइबर्स 43 से अधिक विभिन्न देशों में हैं। ये इसे भारत की आवाज बनाता है और दुनिया भर में भारत और भारतीय लोगों के बीच एक कड़ी भी बनाता है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आकाशवाणी अपने 44 ट्विटर हैंडल के माध्यम से क्षेत्रीय भाषाओं में भी समाचार प्रसारित कर रहा है। न्यूज ऑन AIR ऐप आकाशवाणी के लिए एक बड़ा परिवर्तनकारी साबित हुआ है। न्यूज ऑन AIR ऐप पर भारत और विश्व स्तर पर 190 से अधिक देशों में आकाशवाणी के 270 माध्यम उपलब्ध हैं। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम ट्विटर पर @AIR न्यूज अलर्ट्स, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। इसे सुनने के लिए आकाशवाणी समाचार से आप जुड़े रहें। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल सुनना न भूलें। आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज और दूसरे चैनलों पर 15 अगस्त से प्रतिदिन प्रसारित श्रृंखला आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने करम पूजा के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि करम पूजा भाई बहन के पवित्र स्नेह का प्रतीक है और मानव जाति को पर्यावरण की रक्षा तथा संतुलन बनाए रखने के लिए भी प्रेरित करती है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये उत्सव सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और सद्भाव लेकर आएगा। केरल में ओणम सप्ताह समारोह आज से शुरू हो रहा है। कोविड महामारी और प्राकृतिक आपदाओं के कारण लगातार 2 वर्षों तक ये उत्सव नहीं हो पाया था। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन आज शाम राजधानी तिरुवनंतपुरम में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर वार्ता हुई। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र के साथ साथ जल संसाधन, रेल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र से जुड़े 7 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत मंगोलिया के साथ बहुआयामी सामरिक साझेदारी बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, आपसी हित को अधिक महत्व देने के साथ भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध और अधिक प्रगाढ़ हुए हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत के क्रांतिकारी आर्थिक सुधारों से व्यापारिक सीमाओं का विस्तार हुआ। केंद्र ने राष्ट्रीय सहकारी नीति का मसौदा तैयार करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्तर की समिति के गठन की घोषणा की। प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली आबकारी नीति मामले में देश के विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा, बेंगलुरु पिछले 90 वर्षों की भयावह प्राकृतिक आपदाओं में से एक का सामना कर रहा है। स्थानीय निकाय सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए 24 घंटे काम में जुटे। सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट आज शाम नई दिल्ली में शुरू होगा और एशिया कप 2020 क्रिकेट के सुपर 4 में आज शाम दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।